हमने लास्ट क्लास तक अंशों के जो मान वगैरह है, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियां। अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियों से पहले हम ये जान लें कि अंशों का निर्गमन कब कब किया जा सकता है। या तो जब कंपनी को पैसों की जरूरत है रोकड़ में, तब वह जनता में अंशों का निर्गमन कर सकती है। या फिर अगर कंपनी ने कोई संपत्ति खरीदी है या किसी ने कंपनी को कोई सेवा दी है, उसके बदले में उसे अंश जारी किए जा सकते हैं। या फिर मान लो कंपनी ने किसी अन्य कंपनी का पूरा व्यवसाय खरीद लिया है और उसके भुगतान में भी अंश जारी किए जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंशों के निर्गमन के बारे में। फर्स्ट, रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन की दशा में किसी व्यवसाय, संपत्ति या सेवाओं को क्रय के बदले अंशों का निर्गमन किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाती है। देखो, सबसे पहली चीज तो अंशों का निर्गमन किस दशा में? किसी व्यवसाय के, संपत्ति के या सेवाओं के क्रय के बदले। ठीक है, इन तीन चीजों के बदले जब आप अंशों का निर्गमन करते हैं तो वो अंशों के अलावा किसी अन्य प्रतिफल, यानी कि रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कहलाता है। अब हम इसके लिए एंट्री क्या करते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री, किसी व्यापार अथवा संपत्ति के क्रय करने पर इंडिविजुअल असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी इसके लिए, वेंडर का मतलब होता है बेटा विक्रेता। ठीक है, और जो असेट्स हम खरीद रहे हैं उसे हम उस असेट्स के नाम से यहां दिखा देते हैं। सेकेंड एंट्री देखो, विक्रेता को प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करने पर, अगर अंशों का निर्गमन हम कर रहे हैं विक्रेता को उसके प्रतिफल के रूप में, तो उसमें कंडीशन क्या क्या रहती है? तो दो कंडीशनें हमारे पास आती है। यदि हम अंशों का निर्गमन सममूल्य पर करें, यदि हम अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर करें। जब सममूल्य पर किया जाता है तब एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यदि हम जो उसको भुगतान कर रहे हैं वो सममूल्य पर अंश निर्गमित ना करके हम प्रीमियम पर अंश निर्गमित कर रहे हैं, उस कंडीशन में वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इनके अंशों की जो संख्या है उन्हें कैसे ज्ञात की जाती है ये देख लेते हैं। मान लो कि हमने कोई असेट्स या व्यवसाय हमने खरीदा है 2 लाख रुपए का। ठीक है, अगर सममूल्य पर जारी किया जा रहा है तब तो अपने पास 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए रहेंगे, और ये भी 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। अगर आपके पास मान लो प्रीमियम पे जारी किया तो ये वेंडर को तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, और बाकी जो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में किस तरह से आएगा वो देखते हैं आगे। देखो, अंशों की जो संख्या ज्ञात करनी है वो किस तरह से ज्ञात की जाती है। निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या की गणना हम किस प्रकार से करते हैं? क्रय प्रतिफल या देय मूल्य डिवाइड बाय प्रति अंश निर्गमन मूल्य। अब प्रति अंश निर्गमन मूल्य का मतलब, अगर मान लो ये अंश, एक अंश जो है वह 100 रुपए का है, उस दशा में अगर अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया तब हम क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइड बाय 100, यानी निर्गमन हमने सममूल्य पर किया है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचे कितने? 2000 अंश। ठीक है, अब अगर कंडीशन, ये तो हुआ जब आप अंशों का निर्गमन किस पे कर रहे हो? सममूल्य पर। मान लो कि अंशों का जो निर्गमन है वो आपने जो प्रीमियम पर किया है
उसमें प्रीमियम की राशि जो दे रखी है, प्रीमियम की राशि 20 रुपए प्रति अंश है। ठीक है, 20 रुपए प्रति अंश। इसका मतलब है कि हमने अंशों का निर्गमन जो किया होगा वो किया होगा 100 रुपए तो अंश के हैं, प्लस 20 रुपए प्रीमियम के, यानी कि निर्गमन मूल्य आपके पास 120 रुपए होगा। ठीक है, 120 रुपए निर्गमन मूल्य होगा। अब अगर आपको अंशों की संख्या याद करनी है, किस दशा में, जब निर्गमन प्रीमियम के रूप में किया गया तो 2 लाख डिवाइड बाय 120। फिर इन्हें काट लीजिए, जो भी इनकी राशि आती है वो देख लीजिए। 12, फिर बचे आपके पास 8, 12 8 96, यानी कि 12 84, 12 की 72, 6, फिर बचे 8 यानी 6 6 7, इस तरह से आपके शेयर्स आ जाएंगे। फिर उसको आप मल्टीपल कर लीजिए और उनकी राशि इस तरह से लिखिए, जैसे ये हो गया 1667। ठीक है, और फिर उसको 20 से मल्टीपल कर लीजिए, जो भी राशि आती है उसे यहां लिख दीजिए। तो इस तरह से हम अंशों के जो संख्या है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो इसमें निर्गमन मूल्य जो है वो 120 रुपए हो जाता है और इसमें 100 के 100 ही रहते हैं, क्योंकि सब मूल्य पर जारी किया गया है। आगे देखते हैं, तीसरी जो एंट्री है आपके, अगर प्रवर्तकों को, यानी कि जो उस कंपनी को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, चलाते हैं, उनको उनकी सेवा के प्रतिफल स्वरूप अगर अंशों का निर्गमन किया जाता है, तब हम एंट्री करते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज या गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल, जो भी XYZ जो भी कैपिटल है उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास प्रवर्तकों के लिए अगर करते हैं तो इसको क्या माना जाता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज, यानी कि उन्होंने जो इसको कंपनी को बनाया है उसके खर्चे के रूप में हमने शेयर कैपिटल इश्यू की है। ठीक है, अब उसके बाद अब आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अंशों का निर्गमन रोकड़ के लिए किया गया, अगर अंशों का निर्गमन रोकड़ के लिए किया गया है तो उस दशा में क्या होगा। देखिए, जब संपूर्ण धनराशि आवेदन पत्र के साथ एकमुश्त देय हो, उस कंडीशन में, यानी कि अगर हमने अंशों का निर्गमन रोकड़ के लिए किया है और हमने कहा है कि हमें जो पैसा चाहिए वो किस्तों में नहीं लेंगे, हम सीधा सीधा एकमुश्त, जब आप आवेदन करोगे हमारे यहाँ, हमने आपसे मंगवाया है आवेदन, आप आवेदन करते हो, तो जब आप आवेदन कर रहे हो उसी वक्त आवेदन की राशि भी आप जमा करवाइए और एकमुश्त जमा करवाइए, जितना का शेयर है उतने मूल्य की। यदि सम मूल्य पर निर्गमित किए जाए तब आवेदन राशि प्राप्त होने पर एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और जैसे हमें आवेदन प्राप्त हो जाता है, राशि हमें प्राप्त हो चुकी है, तो हम अगली एंट्री करते हैं उन्हें अंश आवंटित करने की। किन्हें, जो जिन्होंने आवेदन किया है उन्हें अंश आवंटित करने की एंट्री की जाती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, जो भी शेयर कैपिटल है वो क्रेडिट की जाती है। अब अगर मान लो, ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन, जब आपने अंशों का जो निर्गमन है वो सम मूल्य पर किया है। दूसरी कंडीशन आती है अंशों का निर्गमन यदि आपने प्रीमियम पर किया है तो उस दशा में क्या होगा। देखो, आवेदन राशि प्राप्त होने पर एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब अंशों का जब बंटन कर रहे हो तब आपके पास आवेदन पर जो प्राप्त राशि है वो प्रीमियम की अमाउंट भी उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और शेयर कैपिटल की अमाउंट भी इंक्लूड है। तो उसको जब आप आवंटन कर रहे हो उस वक्त आपको अलग अलग दिखानी होगी कि शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल का इतना हिस्सा एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम का इतना हिस्सा। तो ये जो आपके पास कंडीशन लागू होती है दोनों के सम मूल्य पर और प्रीमियम पर, जब आपने संपूर्ण धनराशि क्या हुआ, एक मुश्त मंगवा ली है, तो उस कंडीशन में आपकी ये एंट्री 2 होनी है। अगर सम मूल्य पर है तो ये 2 एंट्री, और यदि प्रीमियम पर है तो ये 2 एंट्री। ठीक है, अब आती है कंडीशन आपके पास अगली कि संपूर्ण धनराशि क्या कर रहे हो आप, किस्तों में मंगा रहे हो। यह है इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके यहां से स्टार्ट है
इस जगह से आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट है। सेकंड पॉइंट कि जब संपूर्ण धनराशि किस्तों में दे हो तब फर्स्ट एंट्री आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, जितनी आपके पास आवेदन राशि प्राप्त हुई है उतनी राशि से। सेकंड, आवेदन की राशि पूंजी में अंतरण करने यानी हस्तांतरित करने पर अधि अभिदान की दशा में निर्गमित किए जाने वाले अंशों पर देय आवेदन राशि से तथा अन्य की दशा में वास्तविक प्राप्त आवेदन राशि से। ये अधि अभिदान और न्यून अभिदान और एक्चुअल अभिदान जो भी आपके पास, जैसे अधि अभिदान का मतलब होता है कि आपने शेयर जारी किए थे 10,000 और आपको आवेदन प्राप्त हो गए 15,000 के, तो 15,000 अंशों के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन्हें हम अधि अभिदान कहते हैं। और जब पूंजी में हस्तांतरण की एंट्री की जाती है तब हमें जो एक्चुअल में हमने जारी जिनके लिए आवेदन मंगवाए थे वो जो देय राशि एक्चुअल है उससे हम यहां करते हैं। मान लो कि हमने 10,000 अंश जारी करने के लिए आवेदन मंगवाए थे और आवेदन हमें 9,000 ही प्राप्त हुए हैं, तो वास्तविक प्राप्त राशि से एंट्री की जाती है। ठीक है, तो ये एंट्री होती है आपके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपके पास एंट्री आ गई एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। अब उसके बाद तीसरी एंट्री आती है कि जिन्होंने आवेदन किया है उन्हें अंशों के आवंटन करने पर देय होने वाली राशि। यदि अंशों का आवंटन हमने अंश निगमित किए हैं किस दशा में, सम मूल्य पर, तब आपकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यदि आपने अंशों का जो निर्गमन किया वो प्रीमियम पर किया है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर आपके प्रश्न में यह नहीं कहा हुआ है कि प्रीमियम की राशि हमें आवेदन के साथ प्राप्त हुई है या अलॉटमेंट के साथ, तो आपको हमेशा यह मानना है कि अलॉटमेंट के साथ ही आपको आवेदन की राशि प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो आपको ड्यू अलॉटमेंट के साथ ही करना है। लेकिन अगर प्रश्न में साफ साफ कह रखा है कि आपको जो प्रीमियम की राशि है वो आवेदन के साथ ही प्राप्त हो रही है, तो फिर आपको यहां सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर मान लो अधि अभिदान हुआ है तो उस दशा में आवेदन पर जो अधिक राशि हमें प्राप्त हुई है उसका समायोजन हम आवंटन या बंटन के समायोजन के साथ, बंटन के जो एंट्री करेंगे उसके साथ करेंगे। देखो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन पर प्राप्त आदि की राशि लौटाने पर क्या एंट्री करते हैं। जिन आवेदकों को बंटन से मना कर दिया गया हो या आवेदन पर राशि अधिक प्राप्त हो गई हो तो हम क्या करते हैं कि भाई कि हम आपको क्या करेंगे, अंश जारी नहीं कर सकते हैं, आपने जो हमें पैसा दिया है हम आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं, उसकी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपके पास एंट्री आती है कि आपने जो आवंटन की ड्यू राशि की है उसके प्राप्त करने की, तो प्राप्त करने की आवंटन पर जो राशि प्राप्त होनी है उसकी एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद सातवीं एंट्री, प्रथम मांग की राशि देय होने पर, ड्यू पहले होगा उसके बाद वो हमें रिसीव्ड होगी, तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आवंटित अंश मल्टीपल प्रति अंश मांग, यानी कि अगर आपने 10,000 अंश जारी किए हैं और उस पर आपने अगर मान लो 3 रुपए इस मांग के साथ मंगाए हैं तो उनको मल्टीपल करके यहां 30,000 रुपए दिखाए जाएंगे। अब उसके बाद कि आपने जो ड्यू किया है प्रथम मांग उसकी राशि प्राप्त होने पर जो भी राशि प्राप्त होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मान लो कि ये 10,000 शेयर थे, उसमें से
9,000 शेयर्स पे आपको 3 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो यहां 27,000 से ही एंट्री करनी है। अब उसके बाद सेम ये दोनों एंट्रियां द्वितीय या फाइनल कॉल के लिए भी होगी। सेम देख लेना आप, बस नाम चेंज हो जाएगा कि जहां शेयर फर्स्ट कॉल आ रहा था वहां शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, जहां फर्स्ट कॉल आ रहा था वहां सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से इन एंट्रीज को कंप्लीट करना है 10 को। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई अंशदारी हमें एडवांस में जो पैसा दे देता है उसे हम बोलते हैं अग्रिम मांग। किसी अंशदारी से उसके द्वारा धारित अंशों पर अगर हमें अग्रिम मांग प्राप्त होने पर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, जितनी राशि अग्रिम दी है उससे। अब आपके इसमें एक नोट लगा रखा है, वो देख लेते हैं। यह राशि आवंटन या जिस मांग के साथ प्राप्त होती है तो उस समय बैंक की प्रविष्टि के साथ की जा सकती है, अलग से ना करके जिसके भी साथ एडवांस में प्राप्त हो रहा है वहां बैंक की जब एंट्री की जा रही है तब आप ये एंट्री कर सकते हो कि हमें फर्स्ट कॉल दी है, सेकंड कॉल दी है, तो कॉल्स इन एडवांस के रूप में दिखा सकते हैं। उपरोक्त अग्रिम मांग समायोजन करने पर जब यह मांग वास्तव में की जाती है तो उक्त मांग की राशि जब अन्य अंशदारियों से प्राप्त होती है तब की जाने वाली बैंक प्रविष्टि में उक्त अग्रिम मांग की राशि को क्या करते, खाते को डेबिट कर दिया जाता है। इस प्रकार उक्त खाता वापस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ये खुला प्राप्त हुई तब अब क्या करेंगे कि इस कॉल्स इन एडवांस को जब अपन को एक्चुअल में जैसे मान लो फर्स्ट कॉल की आपने एडवांस में दे दी, तो उस वक्त आपने एडवांस में दी थी किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ, तो कॉल्स इन एडवांस को उस वक्त तो हमने क्या कर दिया था, बैंक अकाउंट, फिर आपने क्या दिखाया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इस तरह से वहां तो आपने क्रेडिट कर दिया था, लेकिन जब एडजस्टमेंट करोगे आप कब, जब आप शेयर फर्स्ट कॉल की जब राशि प्राप्त हो रही होगी तब आप यहां क्या करोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री देख लीजिए, अग्रिम प्राप्त मांग पर ब्याज देने पर। अग्रिम मांग प्राप्त होने की तिथि से देय तिथि तक की अवधि पर ब्याज के लिए यदि सारणी एफ लागू होती है, सारणी एफ ये इंपॉर्टेंट है, सारणी वगैरह इन्हें याद कर लेना। अगर सारणी एफ लागू होती है अग्रिम मांग पर तो अधिकतम 12% वार्षिक दर से, वार्षिक दर है बेटा, अधिकतम 12% वार्षिक दर से ब्याज दे होगा, अन्यथा यह दर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की जा सकती है जो 12% वार्षिक से अधिक नहीं हो सकती है। यदि ब्याज का भुगतान नगद किया है तो प्रविष्टि इस प्रकार होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये आपके कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट की एंट्री हमने देख ली। उसके बाद उक्त राशि को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में क्या कर दिया जाता है, डेबिट करके इसे बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का अपने लिए खर्चा ही है, तो उसे खर्चा मानकर हम लाभ हानि खाते में डेबिट कर देते हैं। अब आगे आता है अपने पास 13वीं एंट्री, बकाया मांग। सामान्यतः इसके लिए कोई अलग से प्रविष्टि नहीं की जाती, फिर भी यदि प्रश्न में स्पष्ट निर्देश हो तो हमें निम्नलिखित प्रविष्टियां करनी होगी। ठीक है, यानी कि अगर प्रश्न में कुछ नहीं कह रखा तब तो आप कुछ नहीं करना, जहां आपको पैसा कम प्राप्त हो रहा है उसे आपको वैसे कम राशि से ही दिखाना है। लेकिन अगर मान लो आपको कहा है कि आप बकाया मांग की भी अलग से एंट्री करके दिखाइए, तब हम बकाया मांग की जो एंट्री करेंगे, देखो फर्स्ट बकाया मांग राशि के लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल अकाउंट, जहां भी जिसका भी बकाया हो, शेयर अलॉटमेंट के टाइम की पैसा बकाया तो शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, अगर कॉल के वक्त कोई पैसा बकाया है तो शेयर कॉल अकाउंट लिखेंगे। नोट, उक्त प्रविष्टि संबंधित मांग की प्रविष्टि के साथ संयुक्त प्रविष्टि के रूप में भी की जा सकती है। अब अगला आता है आपके पास बकाया राशि प्राप्त होने पर क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 14वीं एंट्री आपके पास, 13वीं में 2 एंट्री, 12वीं मैंने आपको 2 एंट्री बताई है ऊपर। बकाया मांग पर भी हम क्या करते हैं, ब्याज वसूलते हैं।
भुगतान देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक की अवधि का ब्याज सारणी एफ लागू अगर होती है तो उसके अनुसार 10% वार्षिक दर से या इससे कम दर से जो भी बोर्ड संचालक बोर्ड जो है वो निर्धारित कर लिया जाता है। उक्त ब्याज प्राप्त होने पर जो प्रविष्टि की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री इसमें की जाती है। आगे देखते हैं, और उक्त ब्याज को हम क्या मान लेते हैं, आय मान लेते हैं। देखिए नोट लगा रखा है, उक्त ब्याज राशि को वर्ष के अंत में लाभानी खाते में क्रेडिट कर ब्याज खाता बंद कर दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट को बंद कर देते हैं। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको जो आपने एंट्री की है, जो ऊपर देखिए एंट्रियां, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए उदाहरण नंबर 1, XYZ, ओ सॉरी, अब देखते हैं। XYZ लिमिटेड ने बीकानेर लिमिटेड से मशीनरी 6 लाख रुपए में खरीदी और भुगतान में XY लिमिटेड ने 10 रुपए वाले पूर्णदत्त समता अंश निगमित किए। XYZ लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए तथा यदि अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया गया हो या 20% प्रीमियम पर किया गया हो। दो कंडीशनें दे रखी है, उन दोनों कंडीशन को देख लेते हैं। फर्स्ट चीज, 6 लाख की मशीन खरीदी है, एंट्री जो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बीकानेर लिमिटेड अकाउंट परचेज करने की 6 लाख से, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास जो शेयर अलॉट करने हैं, सेकंड एंट्री, अगर आपने अंशों का निगमन सम मूल्य पर किया है तो बीकानेर लिमिटेड, यानी कि इसको बोलते हैं वेंडर, जो आपको लिखवा रखी है वहां देख लेना आप, वहां पहले जो एंट्री हमने की है अदर देन केस के लिए जो एंट्री की जाती है वो है एंट्रियां बीकानेर लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपने क्या किया है, सम मूल्य पर निर्गमन किया है, तो आपके पास शेयर्स की राशि निकालने का तरीका आपको बताया था कि जो आपकी राशि हो रही है दे, ठीक है, या जो भी आपका क्रय प्रतिफल है उसमें आप भाग किसका दे दोगे, निर्गमन मूल्य का। तो 10 रुपए से निर्गमन मूल्य है तो आपके पास हो जाएंगे 60,000 शेयर्स, ठीक है। अब अगली एंट्री आपके पास कि यदि अंशों का जो निर्गमन है वो 20% प्रीमियम पर हो, उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि उस कंडीशन में जो आपका निर्गमन मूल्य होगा उसे डिवाइड करना है। तो 6 लाख डिवाइड बाय 10 रुपए प्लस 20% प्रीमियम, इस प्रकार से 6 लाख डिवाइड बाय, अगर 10 का 20% निकालते हैं तो 2 रुपए आता है, और 2 को 10 में जोड़ते तो 12, यानी कि 12×5 50,000 शेयर्स आपने जारी किए। अब आपके पास यहां लिखेंगे 50,000 शेयर्स मल्टीपल 10 रुपए से 5 लाख रुपए की, तो आपके शेयर कैपिटल हो जाएगी, और 50,000 मल्टीपल 2 से 1 लाख रुपए का आपका प्रीमियम हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी बीकानेर लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यानी वेंडर अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इस तरह से आपको शेयर्स निकालने हैं इसके। तो ये एंट्री आपको जब भी आप कोई व्यापार, मशीन या पौधकों को किसी को भी दे, तब आपको इस तरह से सम मूल्य पर अगर आपने अंशों का निगमन किया है तो उस तरह से पहली एंट्री, और अगर आपने अंशों का प्रीमियम पर निगमन किया है तो इस सेकेंड एंट्री की तरह करना है।
एक वर्किंग नोट भी दे रखा है, देख लेते हैं। वर्किंग नोट में कह रखा है कि 20% प्रीमियम पर अंश निगमन की दशा में निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या आपके ये देगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है वहीं, ठीक है। अब एक सेकंड उदाहरण और देख लेते हैं, इससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2 में दे रखा है 1 अप्रैल 2016 को गामा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2000 समता अंश समूल्य पर जनता में निर्गमित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पर दी थी। ये तो केस के लिए है, ठीक है। आवेदन केस के लिए ऊपर देख लिया हमने, ये केस के लिए। सभी अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2016 थी। अंशों का आवंटन 15 मई 2016 को किया गया। गामा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जन्म प्रविष्टियां दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहली एंट्री तो आपके पास होगी, जो फर्स्ट एंट्री आप करोगे, क्या चीज होगी? क्या आपको आवेदन प्राप्त हुए हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज किया आपने? समता अंश जारी किए हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और वैसे भी आप एक मुश्त मंगा रहे हो, तो एक मुश्त मंगाने की दशा में आपके पास यहां क्या होता है बेटा? एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास राशि आ जाएगी 2000 शेयर्स थे, 100 रुपए वाले थे, इस हिसाब से, ठीक है। 2 लाख आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी जिसे आपको डेबिट करना है। और ये 2 लाख रुपए से इसकी एंट्री कर देनी है। तो ये एक एंट्री हो गई। उसके बाद सेकंड एंट्री आपके पास इसकी जस्ट उल्टी, अगर आपको साफ साफ कहा है कि समूल्य पे ही जारी किए हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 2 लाख से, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 एंट्रीज की बनेगी। तो ये हमने देख लिया है कि जब एक मुश्त पैसा मंगा रहे हो तब हमें ये जो 2 एंट्री करनी है वो किस तरह से करनी है। आगे प्रीमियम पर भी आएगी, आगे मांग पर, जो अगर संपूर्ण राशि एक मुश्त न मंगा के मांग पे, अलग अलग मांगों पे भी मंगाई जा सकती है, तो उसके लिए भी हमें एंट्री करेंगे। ये एंट्रीज देख लीजिए। देखिए 2 एंट्री जो आपके मैंने अभी बताई है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से हमने आज देखा कि जब संपत्ति खरीदते हैं और उनके भुगतान के लिए अंशों का निगमन करते हैं तो कैसे एंट्री की जाती है। जब अंशों का निगमन हम करते हैं नकद के लिए और राशि अगर एक मुश्त मंगाते हैं तो एंट्री किस तरह से की जाती है, ये चीज आगे हम देखेंगे कि जब राशि को एक साथ ना मंगा के अलग अलग किस्तों में मंगाया जाता है तब हम एंट्री किस तरह से करते हैं, ये हम अगली क्लास में देखेंगे।